सो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज आज हम अपना लेक्चर आगे बढ़ाने वाले हैं। प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि आज हमारा लास्ट लेक्चर रहे। आप लोग भी थोड़ा सा धैर्य बना करके, साहस बना करके रुके रहना, ठीक है। तो बढ़िया हंसी मजाक से, बढ़िया अच्छे आनंद से इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जस्ट एंजॉय द पीस ऑफ लिटरेचर यार। क्वेश्चन आंसर सब बाद में सोचेंगे हैं। मैं कई बार अपनी क्लास के अंदर कहता हूं कि मैं आपको आपकी फेवरेट मूवी दिखाऊं, और मूवी दिखाने से पहले केवल इतना कह दूं कि जैसे ही आपकी मूवी खत्म होगी इसमें से 500 प्रश्न पूछूंगा आपसे। तो आप उस मूवी को कभी एंजॉय नहीं कर सकते। आपके दिमाग में आएगा छोड़ो एंजॉयमेंट, लाओ कॉपी पेन लेके बैठो, नोट्स बनाओ। तो जिसने मूवी बनाई है उसने मूवी इसलिए बनाई है ताकि आप मूवी देखें, आप एंटरटेन हो, आप एंजॉय करें, आप रिलैक्स करें। तो जिसने लिटरेचर लिखा है उस लिटरेचर लिखने वाले का जो मंतव्य है वो ये नहीं है कि क्वेश्चन आंसर तैयार करने हैं उसका मंतव्य अलग है। ये तो एनसीईआरटी ने ये चैप्टर लगा दिया तो आपको क्वेश्चन आंसर तैयार करने पड़ रहे हैं। आप कहीं और इस चैप्टर को पढ़ते, आप कहीं और इस अकाउंट को पढ़ते तो एंजॉय करने के लिए पढ़ते। नॉर्मली हम कहानी पढ़ते हैं, लेख पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? एंजॉय करने के लिए पढ़ते हैं। चलिए, ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace. तो जो ये रात्रि के, अब आप भी जानते हैं शाम के समय में रातें लंबी, सर्दी के समय में रात लंबी होती है, दिन छोटे होते हैं। तो ऐसी जो लंबी और डार्क यानी कि अंधकार युक्त जो शामें थी, उनमें से एक शाम के दौरान, वो भी क्रिसमस से जस्ट पहले, द मास्टर स्मिथ मतलब जो वहां पर लोहारों का सबसे बड़ा सरताज है, यानी कि सबसे बड़ा उस्ताद है, अपने हेल्पर के साथ, अपने सहयोगी के साथ बैठा हुआ था डार्क फॉर्ज के अंदर। फॉर्ज मतलब ढलाई खाने के अंदर, जो कि कहां बैठा हुआ था? भट्टी के पास। इसको अपन बोलते हैं ढलाई खाना। ये तो ढलाई हो गया, ढ से ढक्कन, ढ से ढक्कन, ढलाई खाना। चलो, ढलाई खाना यानी कि जिस जगह पर लोहे को पिघला कर उसका आकार बदल देते हैं कातिया, तो वो वाली जगह जहां पर लोहे को गलाया जाता है, पिघलाया जाता है और उसके आकार को परिवर्तित किया जाता है, उसको ढलाई खाना कहते हैं, ठीक है। तो नियर द फर्नेस, वो भट्टी के पास बैठा हुआ था, वेटिंग फॉर द पिग आयरन। पिग आयरन एक तरीके का आयरन है जिसे कच्चा लोहा आप समझ सकते हो, ठीक है। इस फॉर्म में होता है। इसको फिर क्रश करते हैं, क्रश करने के बाद गर्म करते हैं, फिर इसमें से अशुद्धियां अलग करते हैं और शुद्ध लोहा निकाल लेते हैं। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसे आग में रखा गया था, टू रेडी टू पुट ऑन द एनविल। एनविल मतलब निहाई, जिस पर एक आकार दिया जाता है लोहे को। तो भैया यहां पर क्या है कि ऐसा कच्चा लोहा जो है उसको आग में रखा गया है तपाने के लिए, ताकि बाद में उसको क्रश किया जा सके। एवरी नाउ एंड देन, नाउ एंड देन का मतलब होता है यदा कदा, बीच बीच में। वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टिर द ग्लोइंग मास विथ अ लॉन्ग आयरन बार। और उनमें से बीच में, जैसे कि क्या होता है ना कि बहुत लंबे समय तक कोयले ऐसे एक के ऊपर एक रखे रहते हैं ना, तो जलते नहीं है ठीक से, तो एक लंबी सी आयरन की छड़ी होती है, वो लेकर के उसको कोयलों को ऊपर नीचे ऐसे कुरेदते रहते हैं, है ना। कोयलों को ऊपर नीचे पटकते रहते हैं ताकि जो जले हुए कोयले हैं वो ऊपर आ जाएं और जो अभी जले नहीं है, जलने वाले हैं, वो थोड़े नीचे चले जाए ताकि जल्दी से वो चालू हो जाए कोयले, ठीक है। तो बड़ी सी आयरन बार से वो कुरेदने का काम, स्टिर करने का काम उन्हें कर रहा था। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ ही क्षणों में वापस लौटता, ड्रिपिंग विथ परस्पिरेशन, पसीना टपकता रहता, थ्रू एज वॉज द कस्टम ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज। तो भैया जैसा कि ऐसे जो आयरन स्मिथ वगैरह होते हैं, लोहार वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, पूरे कपड़े नहीं पहनते, क्योंकि पूरे कपड़े पहनने में उनको कपड़ों में आग लगने का डर रहता है। इसलिए लंबी शर्ट होती है जो लगभग घुटनों तक जाती है, इस तरह की शर्ट पहनते हैं। और नीचे रबड़ की या ऐसी चप्पल पहनेंगे तो एक कोयला गिरा और 1 सेकंड के अंदर खत्म है मामला, चप्पल का भी पैर का भी, दोनों मामले निपट जाएंगे 1 सेकंड के अंदर। तो वो ऐसा कुछ नहीं पहनते। वुडन शूज यानी कि ऐसे देखो, लकड़ी के बने हुए जूते उसने पहन रखे थे। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फॉर्ज, यानी उस ढलाई खाने में किसी भी समय बहुत अलग अलग तरह की आवाजें सुनी जा सकती थी। द बिग बेलोज, बड़ी धौंकनी की आवाज। धौंकनी क्या होती है? जिसके अंदर से धुआं निकलता है,
ठीक है, चिमनी जिसको आप बोलते हो, धौंकने की आवाज, ग्रॉन्ड जिसमें से गुर्राने की आवाज आती थी, एंड द बर्निंग कोल क्रैकिंग, और जलता हुआ जो कोयला है उसके चटकने की, चटकना या टूटना, उसके टूटने की या चटकने की आवाज आती थी। द फायर बॉय शॉविल्ड चारकोल इनटू द माउथ ऑफ द फर्नेस। तो यहां पर फायर बॉय यानी आग लगाना, आग जलाए रखना जिस लड़के की जिम्मेदारी है वो शेविल्ड करता है। शेविल्ड का मतलब क्या होता है, एक आपने देखा होगा कि अपने यहाँ पे जब गड्ढा खोदते हैं ना, गड्ढा करते हैं अपने यहाँ पे कहीं पे जमीन में भी, तो गेती और फावड़ा दो चीजें ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। एक तो गेती रखते हैं, है कैसी होती है गेती, अब आप लोग ज्यादातर गांव से होंगे तो शायद जानते होंगे, इस तरह की होती है गेती, एक तरफ से बिल्कुल नुकीली होती है, तो उधर से थोड़ी सी ऐसी चपटी सी होती है, ठीक है, तो गेती होती है, उससे ऐसे मारते हैं, गड्ढा करते हैं। ओके, फावड़ा भी हम लोग जानते हैं, फावड़े के अंदर ऐसी एक प्लेट लगी हुई होती है और उस प्लेट के यहाँ पर एक खड्डा होता है, इसमें फिर एक डंडा लगा हुआ होता है, ठीक है, तो ऐसा गेती और फावड़ा होता है, हैं सब जानते हैं ना भाई। अब शॉवेल क्या होता है, शॉवेल जो है वो इंडिया में इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन बाहर की कंट्रीज में ज्यादा यूज होता है। ऐसा है, उसका पकड़ने का हत्था होता है, लंबा सा डंडा होता है और इस तरह का होता है आगे से कुछ, ठीक है, जो कि फावड़े नुमा होता है। उसको ऐसे जमीन में गाड़ते हैं, पैर से थोड़ा सा मारते हैं और फिर उससे खुदाई का काम किया जाता है। तो ये जो चारकोल डाल रहा है वो ऐसे ही, एक हत्था है पीछे, बीच में वो है एक डंडा है, उससे ऐसे भरता है चारकोल और धौंकनी के अंदर फेंक देता है। तो इसलिए वहां पर शोवेल्ड वर्ड का यूज किया गया है, पुट या ये नहीं है ना, बेलने से डालता है, बेलचे से, तो इस तरह का होता है वो दिखने में शेवल, ठीक है। तो उससे वो चारकोल को डालता है किसमें, फर्नेस यानी भट्टी के मुंह में डालता है, विथ द ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, जिसमें खड़खड़ाने की, जब कोयले गिरते हैं तो जाके खड़खड़ खड़खड़ आवाज होती है। आउटसाइड रोड, और बाहर गर्जना हो रही थी, द वाटरफॉल झरने की, एंड अ शार्प नॉर्थ विंड whipped द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और एक बहुत ही तेज, बहुत ही तीव्र एक नॉर्थ की तरफ से एक यानी कि उत्तरी दिशा से एक हवा चलती है जो कि कोड़ों की तरह बारिश की बूंदों को, अब देखो बारिश की बूंदों का अगर नॉर्मली गिरने का स्पीड ये आ रहा है और पीछे से तेज हवा चल रही है तो थोड़ा थोड़ा गिरेगा ना, तेजी से गिरेगा। तो बहुत तेजी से बरसात की बूंदें वहां पर गिर रही थी। कहां गिर रही थी, ब्रिक यानी ईंट से बने हुए छत पर, ईंट से बनी हुई छत पर गिर रही थी। बोलो हाँ कि ना। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. इसीलिए शायद probably संभवतया इसीलिए ऐसा हुआ on account of, इसके कारण कि सारी की सारी जो शोर हो रहा है, सारा का सारा जो नॉइस हो रहा है उसके कारण कि जो ब्लैकस्मिथ था, लोहार जो था, डिड नॉट नोटिस, उसने ध्यान नहीं दिया, उसने देखा नहीं, दैट की अ मैन हैड ओपन्ड द गेट, एक आदमी ने क्या किया था, उस फॉर्ज का, उस ढलाई खाने का दरवाजा खोला था, एंड एंटर्ड द फॉर्ज, और उस ढलाई खाने में प्रवेश किया। कब तक उसका ध्यान नहीं किया, अंटिल, जब तक ही, अब ये ही कौन है, तो ये वो वेगाबॉन्ड है जिसकी कहानी हम सुन रहे हैं कि भैया कल हमने क्या देखा, जंगल में पड़ा है, मौत का इंतजार कर रहा है, फंस गए रेड ट्रैप में, मरने वाले हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया, आरोही कुछ नहीं बचा जीवन में। तो जब वो ऐसी कंडीशन में पड़ा हुआ था तभी उसे एक ढलाई खाने से लोहे को धम धम पीटने की आवाजें आने लगी, और जैसे ही आवाजें आने लगी उसको लगा हो ना हो भैया, रामर जो आयरन वर्म मिल गए, चलो उधर चलो, जहां पर ढलाई खाना होगा वहां आग तो जल ही रही होगी। यहां पर भाई साहब जंगल में क्रिसमस के 2 दिन पहले 23-24 तारीख को रात को पड़े पड़े मर जाने से अच्छा है कि वहां जाकर के बैठ जा में उस ढलाई खाने में, ऐसी जो आग जली हुई है, भट्टी जो जल रही है उसके पास में, स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस। फर्नेस का मतलब क्या होता है, भट्टी बोलते हैं। तो भट्टी यानी कि इस तरह की आग लगाने का जो स्थान है उसके करीब, उसके समीप, उसके निकट जब तक जाकर वो खड़ा नहीं हो गया तब तक ब्लैक स्मिथ ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आवाज ही इतनी आ रही थी कि वो शायद ध्यान दे नहीं पाया कि किसी ने दरवाजा खोला और अंदर आ गया। श्योरली, निश्चित तौर पर, इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वेगाबॉन्ड्स विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू फॉर्ज by the glow of light which escaped through the sooty panes
and to come in to warm themselves in front of the fire. यहां पर ये जो घटना हुई है, इस घटना की स्वाभाविकता को बताया गया है मात्र इस पूरे पैराग्राफ में। ये तो स्वाभाविक सी बात है भाई। वेगाबॉन्ड इस तरह के घुमक्कड़ लोग जो जंगलों में इधर उधर भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उनके लिए इससे बढ़िया आश्रय की जगह हो ही नहीं सकती, जहां पर वो बाहर की जो ठंड है उससे बच करके किसी गर्म स्थान पर अपनी रात बिता सकें। उनके लिए सबसे बड़ा आश्रय का स्थान यही हो सकता है। और सेकंड चीज ये है कि भैया ये जो पूरा बना हुआ है ना, स्ट्रक्चर जो पूरा बना हुआ है, जिसे हम ढलाई खाना बोल रहे हैं, बार बार फॉर्ज बोल रहे हैं, तो ये फॉर्ज में कुछ कांच के ऐसे पीस लगे हुए हैं, कांच की बड़ी बड़ी शीट्स लगी हुई है। तो जैसे ही रात का समय होता है, अंधेरा होता है, और यहां पर तो भट्टी जल रही है, तो यहां पर तो आग की रोशनी होगी, वो रोशनी बाहर दूर से ही ऐसे घुमक्कड़ लोगों को दिखाई देती है, तो वो लोग आ जाते हैं, आकर के रात यहां बिता लेते हैं, ताकि भाई वो अपने प्राणों की रक्षा कर सकें। ठीक है क्या? श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल, निश्चित तौर पर इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं था फॉर पुअर वेगाबॉन्ड्स, ऐसे गरीब घुमक्कड़ लोगों के लिए, विदाउट एनी बेटर शेल्टर, जिनके पास उससे बेहतर आश्रय या रात बिताने का स्थान नहीं है, फॉर द नाइट, उस रात के लिए, टू बी अट्रैक्टेड, जो कि आकर्षित होते हैं, किससे, किस चीज से आकर्षित होते हैं? उस फॉर्ज से, यानी कि वो ढलाई खाने से। और किस चीज से आकर्षित होते हैं? बाय द ग्लो, उस चमक से। किस चीज की? लाइट की चमक, विच एस्केप्ड, उस लाइट की चमक जो बाहर निकल रही है। कहां से बाहर निकल रही है? तो द सूथी, काले या कालीमा लगे हुए पेन्स, जो कांच के छोटे छोटे दरवाजे, खिड़कियां सी बनी हुई है उनसे, एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्फ, और ये लोग घुमक्कड़ लोग क्या आते हैं, यहां पर अंदर आ जाते हैं अपने आप को गर्म करने के लिए, इन फ्रंट ऑफ द फायर, कि आग के सामने बैठे रह सकें और अपने आप को गर्मी पहुंचा सके, थोड़े से गर्माहट हासिल कर सके, कि भैया रात को बाहर मर जाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं है, ईश्वर भी नहीं देख रहा अपनी तरफ, रात का समय है, हो सकता है भगवान भी गुड नाइट कर रहे हो, तो चलो और वहां जाकर के अपनी जीवन बचा लो, अपने प्राणों की रक्षा कर लो। ठीक है क्या? द ब्लैक स्मिथ्स ग्लैंस्ड, तो ब्लैक स्मिथ जितने भी वहां पे लोहार लोग बैठे थे, उन्होंने देखा, नजर डाली, ओनली कैजुअली, बिल्कुल मतलब ऐसे जैसे होता है ना कि हाँ ठीक है कुछ चल रहा है, ठीक है, कैजुअली, बहुत ऐसे विशेष नहीं, ओ तू कौन है यहाँ अंदर गया, और जब आने चुप, ऐसा कुछ नहीं, कैजुअली देखा, हाँ भाई कोई आया खड़ा, ठीक है, सरसरी निगाह डाली, एंड इनडिफरेंटली, बिना, जैसे उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, एट द इंट्रूडर, इंट्रूडर मतलब घुसपैठिया, घुसपैठिया कौन है यहां पर? यही हमारा जो घुमक्कड़ जीव है, पेडलर है, रेड टैप पेडलर, वही घुसपैठिया, उसमें नजर डाली। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, और उसने, यानी कि रेड टैप पेडलर जो है, उसने लोग, द वे पीपल ऑफ हिज टाइप, हाँ, इस तरह के लोग जिस तरीके से देखते हैं सामान्यतः उसने उसी तरीके से देखा। विद अ लॉन्ग बियर्ड, कैसा दिखाई दे रहा था पेडलर? लंबी सी दाढ़ी, डर्टी गंदा सा, रैग्ड फटेहाल, जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे, एंड विद अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स, और कुछ एक गुच्छे, बंच उसके पास थे रेड ट्रैप्स के, डेंगलिंग, जो लटके हुए थे, ऑन हिज चेस्ट, यानी कि उसने एक ऐसी डोरी में डाल करके रेड ट्रैप को अपने गले में ही टांग रखा था, जितने भी 4 5 7 उसके पास रेड ट्रैप थे, वो सारे उसने अपने गले में लटका रखे थे। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, उसने आज्ञा मांगी वहां रहने के लिए, वहां ठहरने के लिए, एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नॉडेड अ हॉटी कंसेंट, और जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था, यानी कि ब्लैक स्मिथ में सबसे बड़ा उस्ताद था, उसने हां में सर हिलाया। अब यहां पर सर हिलाया ना, लेकिन यहां पे सर हिलाते हुए हां कर रहा है, हां में सर हिलाया, अ हॉटी, घमंड भरा, कंसेंट यानी सहमति उसने दे दी, विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, यानी कि उसने कहा कि साहब मैं आप कहो तो, मैं देखो पूरा गीला हो गया हूं बाहर की ओस की बूंदों से, और बरसात भी हो रही है, तो मैं गीला हो गया हूं, आप कहो तो मैं यहां पर भट्टी के पास थोड़ी देर बैठ जाऊं, लेट जाऊं। तो उसने कालीन भैया वाले स्टाइल में एक घमंड भरा हॉटी कंसेंट दिया, सहमति दिया। जो वहां पर आया था वो घुमक्कड़ व्यक्ति, उसको एक शब्द का सम्मान भी नहीं दिया, विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ वर्ड,
सिंगल वर्ड यानी एक सिंगल वर्ड का सम्मान भी उसे नहीं दिया कि हाँ भाई बैठ जा, लेट जा, कोई बात नहीं, कुछ बस इशारों से, ठीक है। द ट्रैम्प, वो घुमक्कड़ आदमी जो था, डिड नॉट से नथिंग, उसने कुछ भी नहीं कहा। एनीथिंग आइदर, एनीथिंग का मतलब उसने कुछ भी, ना तो यहां पर ब्लैकस्मिथ, मास्टर ब्लैकस्मिथ ने कुछ कहा, ना ही यहां पर पलटकर ट्रैम्प ने कुछ कहा, घुमक्कड़ व्यक्ति ने भी कुछ नहीं कहा। ही हैड नॉट कम टू देयर टू टॉक, वो वहां किसी से बातें करने नहीं आया था, उसकी कोई इच्छा नहीं थी किसी से बातें करने की, ठीक है। बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, बस अपने आप को गर्म करने के लिए आया था कि भाई उस भट्टी की आग के सामने बैठकर अपने आप को गर्माहट दे सके, और सोने के लिए आया था। इन दोज डेज द रामसजो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट। अब जिन दिनों की ये बात हो रही है, उन दिनों में इन दोज डेज रामसजो आयरन मिल जो है वो ओन्ड की जाती थी। ओन्ड का मतलब होता है उसका स्वामी कौन था, उसका मालिक कौन था उस मिल का स्वामी। तो एक बहुत ही प्रसिद्ध लोहार था जिसका सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा, ग्रेटेस्ट का मतलब है महानतम, महत्वाकांक्षा कह सकते हो यार, महानतम तो अच्छा नहीं लगेगा, सबसे बड़ी इच्छा, सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा उसकी ये थी कि वो शिप आउट करना चाहता था, बाहर भेजना चाहता था अच्छे किस्म का लोहा, अच्छे किस्म का आयरन, मार्केट में वो सेल करना चाहता था। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल, और वह देखता था दोनों ही समय, नाइट में भी देखता था, दिन में भी देखता था, और यह देखने के लिए वो वहां आता था कि काम जो है जितना संभव हो उतना सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। एज वेल एज पॉसिबल, एज वेल एज पॉसिबल मतलब जितना अच्छा हो सके उतना अच्छे तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है वो देखने आता था। एंड एट दिस वेरी मोमेंट, और इसी क्षण, ही केम इनटू द फॉर्ज, वह उस ढलाई खाने में आया। ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स, तो बताया भी कि दिन में 2 बार परिक्रमा करने आता था वो अपनी फौज की, अपने इस कारखाने की दिन में 2 बार परिक्रमा करने आता था, 2 बार भ्रमण करने आता था। एक बार दिन में, क्या भाई सब ठीक चल रहा है, ओ चोरे चल काम लग जा, हाँ भाई क्या है, हाँ ये लोहा कैसा है दिखाओ, हाँ अरे ये तो कच्चा है हटाओ इसको, अरे वापस करो इसको, बढ़िया करो, चलो ठीक है राउंड कर लिया, हाँ बाकी सब ठीक ठीक भाई साहब, हाँ ओके ओके, चलो घर, शाम को फिर नाइटली राउंड, रात को फिर एक राउंड, सब ठीक, ऑल गुड, बढ़िया चल रहा है। तो सब जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा चलना चाहिए। तो आज इस समय, इस क्षण, दिस वेरी मोमेंट, बिल्कुल इसी क्षण वह आया और अपने ढलाई खाने में, अपने उस फैक्ट्री मिल में आया, अपने एक नाइटली राउंड पर यानी रात्रिकालीन भ्रमण पर। और किस तरह का भ्रमण था, दौरा था, ये तो इंस्पेक्शन का भ्रमण था, है ना। जैसे आपके टीचर्स आते हैं ना भ्रमण करने, बड़े प्यार से कहते हो आज हमारा है ना 7th और 8th पीरियड आज आप लोगों का खाली है, 6th और 7th पीरियड आज आप लोगों का खाली है, आप लोग सब बढ़िया ग्राउंड में जाओ, खेलो मस्ती करो, जाओ ग्राउंड में जाओ, हैं आप सब ऐसे राजी होके 2 पीरियड मिल गए आज तो, है आज तो आप देखो सर खेलना क्या, आज तो एकदम मजे हो गए सर, कसम से ऐसा लग रहा है आज तो भगवान के बाद आप ही हो, है जो परमात्मा पुत्र के रूप में हमारे सामने आज आप प्रकट हुए हो। तुम सबको बाहर रवाना करके पीछे से तुम सबके बैग खुलते हैं, चलो इंस्पेक्शन पे निरीक्षण करेंगे इनके किस किस के बैग में क्या क्या सामान निकलता है। गर्ल्स के बैग फीमेल टीचर्स चेक करेंगी, बॉयज के बैग्स मेल फैकल्टीज चेक करेंगी। अब सबकी निकलती है किताबें, कॉपियों को खोल के देखा जाता है, उसके अलावा और अभद्र किस्म की सामग्री है, किसी प्रकार की क्या कहूँ मैं अब देखो मेरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम समझ ही गए होंगे 12th क्लास के बच्चों के बैग में कैसे कैसे विशिष्ट प्रकार की सामग्रियां उपलब्ध रहती है वही निरीक्षण होता है, उसी को इंस्पेक्शन कहते हैं, ठीक है समझ में आ गई। चलो, नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज द टॉल रेगामफिन,
और स्वाभाविक तौर पर जब वह अपने रात्रिकालीन दौरे पर आया, स्वाभाविक तौर पर सबसे पहली चीज जो उसने देखी वह वही लंबा सा गंदा फटेहाल व्यक्ति, रैगामुफिन का मतलब क्या है, वही रेग्ड जिसने कपड़े पहन रखे हैं व्यक्ति था, हु हैड ईज्ड, जो अपने आप को आराम से ईज कर रहा था, हिज वे सो क्लोज, यानी कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था इजी होता हुआ, और कहां पहुंच गया था, बहुत ही ज्यादा नजदीक पहुंच गया था उस फर्नेस के, उस भट्टी के, दैट द स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स, कि स्टीम जो है यानी कि भाप जो है वो उठने लगी थी। अब देखो गीले कपड़े हैं, आग के पास जाके बैठोगे तो क्या होगा, पानी जो है वो इवेपोरेट होगा, भाप बन के उड़ेगा, तो वही उसके साथ हुआ कि भाप बन के उसके फटे हाल कपड़े जो हैं उसमें से पानी जो है वो भाप बनकर उड़ रहा था। फॉर्ज का मतलब कई बार बता चुका हूं बेटा, फॉर्ज का मतलब है आयरन मिल, ठीक है। अगर किसी को ढलाई खाना नहीं समझ में आ रहा तो लोहे की फैक्ट्री मान लो, अपने शब्दों में कह लो लोहे की फैक्ट्री, लोहे की मिल, ठीक है, जहां लोहे का काम होता हो, ठीक है। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, आयरन मास्टर जो था उसने ब्लैक स्मिथ ने जो किया कि हाँ ठीक है पढ़ जा, वो एग्जाम्पल आयरन मास्टर ने फॉलो नहीं किया, यानी कि वैसा नहीं किया, मतलब उसको अपने हाल पे नहीं छोड़ा। हु हैड हार्डली deemed the strange to look at the stranger, तो वह बहुत मुश्किल से ही वह अनुग्रह करना चाहता था उस स्ट्रेंजर की, उस अजनबी की ओर देखने के लिए। He walked close up, वह चलकर उसके नजदीक गया, to him, उसके पास, looked him over very carefully, और उस पर ऐसे झुक करके बहुत ध्यान से उसको देखने लगा, then tore off his slouch hat to get a better view of his face, और उसके बाद जो ढीली सी उसने एक हैट ऐसी होती है देखो, ऐसी हैट जो उसने पहन रखी थी ढीली सी, उस ढीली सी हैट को हटाया ताकि एक बेहतर तरीके से वो देख पाए कि यार ये है कौन, उसके चेहरे को देख पाए। बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील्स ओलॉफ, तो वह उसे अपने पुराने आर्मी के दिनों में अपने सहयोगी के रूप में, नील्स ओलॉफ के रूप में पहचानता है, और वो कहता है कि अरे यार नील्स तुम, अरे हमारा भाई तू अटक ही कर रही हो। मारवाड़ी में जैसे राजस्थानी में बोलते ना कि कोई भी ऐसा पुराना परिचित मिलता था, अरे रामा भाया, और तू अटक ही कर रही हो रे। तो वही वाला इसका हाल है कि और भाई नील्स ओलॉफ ही सेड, वह कहता है हाउ डू यू लुक, तुम कैसे दिख रहे हो, तो वेगाबॉन्ड दिख रहा है, घुमक्कड़ दिख रहा है, तेरे को दिख नहीं रहा कैसा दिख रहा है अंधे। The man with the rat traps had never before seen the Iron Master at Ramasjo and did not even know what his name was. अब रेड ट्रैप की वास्तविकता क्या है कि वह आदमी जो घुमक्कड़ आदमी है रेड ट्रैप्स के साथ, उसने कभी भी पहले आयरन मास्टर को नहीं देखा था रामसजो मिल पर, और वह बिल्कुल भी नहीं जानता था कि उस आयरन फैक्ट्री का जो मालिक है उसका क्या नाम था। बट इट अकर्ड टू हिम, लेकिन ये बात उसके दिमाग में आई, दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner। अब देखो यहां भी उसका दिमाग उल्टा काम कर रहा है कि अगर ये भला आदमी, यानी कि ये जो फैक्ट्री का मालिक है, ये भला आदमी, ये जेंटलमैन, ये सज्जन आदमी, थॉट, ये ऐसा सोचता है, ऐसा विचार करता है, ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटिस, कि ये मेरा पुराना परिचित है, या पहले हम दोनों एक दूसरे को एक समय में जाना करते थे। ही माइट परहैप्स, तो शायद ऐसा हो सकता है, थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनर, एक आध क्रोनर उसकी तरफ फेंक दे के, ले भाई चल कोई बात नहीं, तेरा बुरा वक्त चल रहा है, तू मेरा पुराना दोस्त है, ले भाई। Therefore, इसीलिए he did not want to undeceive him all at once। अब देखो डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, डिसीव का मतलब क्या होता है, छल करना, धोखा देना, अपनी हकीकत छुपाना। लेकिन यहां पर वह कहता है कि उसने तय किया कि वह अपनी हकीकत उसे नहीं बताना चाहता, यानी कि जिस भ्रम में अभी ये आयरन मास्टर है ना, ये आयरन मास्टर जिस भ्रम में है, ये व्यक्ति, ये आयरन मास्टर इस भ्रम में ही रहे कि मैं इसका पुराना साथी हूं, मैं इसका पुराना कोई परिचित हूं, वह वेगाबॉन्ड जानबूझ करके उसका पूरा का पूरा भ्रम दूर नहीं करता है। राइट और रॉन्ग? यस, गॉड नोस
थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ मी ही सेड। वह कहता है कि हाँ भगवान जानते हैं कि चीजें हालात मेरे लिए थोड़ी से खराब हो गए थे। डाउन हिल मतलब पहाड़ी से नीचे गुड़कना तो जो आदमी पहाड़ी से नीचे गुड़क रहा होता है उसके हालात खराब ही होते हैं। तो डाउन हिल ऐसे याद रखना कि हालात खराब होना या परिस्थिति विकट होना, उसके लिए डाउन हिल वर्ड का यूज किया जाता है। तो भगवान जानता है कि मेरे साथ मेरे कुछ हालात खराब रहे, मेरा पतन हो गया, मेरा बुरा समय चल रहा था। उसने कहा यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट। तुम्हें आर्मी की जो रेजिमेंट है वहां से रिजाइन नहीं करना चाहिए था, त्याग पत्र नहीं देना चाहिए था। सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर कहते हैं दैट वॉज द मिस्टेक, इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपेंड। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी। तो वह कहता है दैट वॉज अ मिस्टेक, कि तुम जो आर्मी की रेजिडेंट छोड़ करके चले गए थे वो एक बहुत बड़ी गलती थी। अगर मैं केवल इतना मैनेज कर पाता कि मैं अभी तक भी आर्मी में होता तो ऐसा कभी भी तुम्हारे साथ घटित नहीं होता। अब खैर जो हुआ सो हुआ, छोड़ो। अब तुम मेरे साथ अभी कहां चल रहे हो? घर चल रहे हो। अब स्थिति क्या है कि अब यहां पर जो आयरन मास्टर है ना, ये आयरन मास्टर जिद कर रहा है इस वेगाबॉन्ड से, इस घुमक्कड़ आदमी से कि बेटा चलो मेरे साथ, मेरे घर चलो। जो होना था हो गया, बुरा टाइम था, कोई बात नहीं, जैसे तैसे घूमते फिरते लड़खड़ाते तुम यहां तक पहुंच गए, ठीक है, बस अब कुछ नहीं, अब मेरे साथ मेरे घर चलो। राजस्थान में ऐसा नहीं होता, राजस्थान में अलग होता है। और हमारे दोस्त तो और निकम्मे हैं, उनसे कहीं मिल जाओ सड़क पर, हाय हेलो हो जाए, ले आजा 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 चाय पा दे एक मिनट। वो ऐसा नहीं होता कि ले आजा मैं तुझे चाय पिला दूं, ना ना ना, इतना बड़ा पाप नहीं। आजा तू मुझे चाय पिला दे, आ भाई बैठ, चाय पी, बिस्किट खा, नमकीन खा, कचौरी मंगा ले, तू मुझे घर जाने दे बस, डस मत, तेरे को जो खाना है खाओ पियो देवता, घर पधारो, मैं नहीं जान दो। तो यहां पर उल्टा हो रहा है, यहां पर उसको बुला लेता है, बोला चलो भैया घर चलो, मेरे साथ आपको घर चलना पड़ेगा। अब आप अब तक जिस बुरी परिस्थिति में रहे, जिस बुरी स्थिति में रहे, सब छोड़ो, अब आपको क्या करना है? हमारे साथ हमारे घर चलना है। टू गो अलॉन्ग अप, टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस, यानी कि ये जो मैनर हाउस है, यानी कि मालिक की जो कोठी है, बड़ा घर है, सामंत का जो भवन है, वहां पर जाना। एंड बी रिसीव्ड by the owner like an old regiment comrade that however did not please the tramp। तो अब भैया जब उसने स्वागत किया, स्वागत करके ये भी बोला भाई प्लीज मेरे घर चल, मैं तेरा वेलकम करना चाहता हूं, तू मेरा पुराना साथी है, हम फौज के समय में एक ही रेजिमेंट में थे, तो कॉमरेड थे, हम साथी थे, लेकिन फिर भी उसने पूरी जोर लगा ली, पूरी कोशिश कर ली, फिर भी वह उस पैडलर को खुश नहीं कर पाया, अपने घर ले जाने के लिए मना नहीं पाया। नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। बहुत ज्यादा चौंकते हुए, चमकते हुए कहता, अरे नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, अरे नहीं मैं तुम्हारे घर तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। क्योंकि इसे भी मन में पता है ना कि मैंने इसने गलत पहचाना मुझे कि मैं इसका आर्मी का पुराना साथी हूं, और मैंने भी बोला हाँ यार वो कुछ नहीं यार भाई, ऐसे थोड़ी स्थिति खराब हो गई थी, ठीक है। अब अगर इसके घर चला जाएगा तो ये तो फंस जाएगा, और ये तो पहले ही चोरी करके भागा हुआ 30 करोड़। तो बहुत चौंकते हुए कहता है अरे नहीं नहीं मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता, मुझे नहीं जाना भाई तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर पर मैं नहीं जा रहा भाई, चलो। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, और उसके दिमाग में क्या चल रहा था? जो 30 क्रोनर उसने चुराए थे उसका विचार उसके दिमाग में चल रहा था। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरीली इनटू लायंस डेन। लायंस डेन का मतलब होता है मांद, है ना, शेर की मांद में फेंकना, लेकिन यहां पर यह है कि भैया अपने आप को खतरे में डालना, खतरे में डालना। इसका मतलब शाब्दिक अर्थ तो शेर की मांद होता है, लेकिन एक जो अपने को अर्थ निकालना है इसका वो है खतरे में डालना। उसने अपने मन में सोचा कि मैंने 30 क्रोनर चुरा रखे हैं, अगर मैं मैनर के यानी इस मालिक के घर जाता हूं तो ये ऐसा होगा जैसे मैंने अपने आप से जानबूझ के अपनी इच्छा से अपने आप को खतरे में डाल दिया। ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप हियर इन द फोर्ज
वह मात्र इतना ही चाहता था कि उसे एक मौका मिल जाए कि वह सो सके यहां पर इस फॉर्ज में, भट्टी में, एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पिशियसली एज पॉसिबल, और चुपचाप यहां से खिसक जाए, निकल जाए, सटक जाए, बिल्कुल किसी को पता लगे बिना, बिल्कुल चोरी से, चुपके से, चुपचाप से, सुमड़ी में निकलने हुए यहां से, किसी को पता ना चले। द आयरन मास्टर अज्यूम्ड, और आयरन मास्टर ने समझा या वो कल्पना कर रहा था अपने मन में, दैट ही फेल्ट एम्बेरेस्ड, कि वह बहुत ही असहज महसूस कर रहा है कि यार ये तो इतना बड़ा मतलब फैक्ट्री का मालिक है, मैं ऐसे हाल में हूं, मैं इसके घर जाऊंगा, अच्छा लगेगा क्या? तो ऐसा कौन सोच रहा था? ऐसा आयरन मास्टर ये तो सोच रहा था कि भैया इसके घर जाना ऐसा है अपने आप को शेर की मांद में फेंकने जैसा। और आयरन मास्टर यहाँ क्या सोच रहा है? अच्छा ये ऐसे फटे हाल है ना, इसलिए शर्मिंदा हो रहा है थोड़ा सा, कि असहज महसूस कर रहा है कि नहीं यार मैं आपके घर नहीं जाऊंगा, बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग, क्योंकि उसकी जो बुरे हाल, फटे हाल जो उसकी क्लोथिंग थी, जो उसने कपड़े पहन रखे थे, वो उसकी वजह से। प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर। प्लीज, अब यहां पे आयरन मास्टर कह रहा है प्लीज भाई ऐसा मत सोचो, डोंट थिंक, ऐसा विचार मत कीजिए, दैट आई हैव अ सच अ फाइन होम, कि मेरा बहुत ही कोई शानदार या लाजवाब घर है, दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ, जहां पर तुम अपने आप को दिखा नहीं सकते, देयर, वहां पर। ही सेड, उसने कहा, एलिजाबेथ इज डेड। एलिजाबेथ आयरन मास्टर की पत्नी है। बोल देख भाई, लुगाई निकल ली, ठीक है, एलिजाबेथ इज डेड, पत्नी मर चुकी है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसा कि तुमने शायद सुना होगा, ठीक है। माई बॉयज आर एब्रॉड, मेरे बच्चे जो है, बेटे जो है विदेश में रहते हैं। एंड देयर इज नो वन एट होम, और घर पर कोई नहीं है, एक्सेप्ट, किसके अलावा कोई नहीं है, माई ओल्डेस्ट डॉटर, मेरी सबसे बड़ी बेटी घर पे है, उसके अलावा कोई घर पे नहीं है। एंड माई सेल्फ, तो घर पे हम केवल दो ही जीव रहते हैं, मैं और मेरी सबसे बड़ी बेटी। पत्नी की मृत्यु हो गई, बच्चे विदेश चले गए, ठीक है, तो टेंशन मत लो, कोई नहीं है वहां पे, केवल मैं हूं, मेरी बड़ी बेटी है, तुम बस, तो चलो, मतलब शर्माने की बात नहीं है। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। वी वर जस्ट सेइंग, हम बस इतना ही कह रहे हैं, इतना ही मात्र हम कह रहे हैं कि कितनी बुरी बात है कि हमारे यहां पर कोई भी कंपनी नहीं है, हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है, हमारा कोई भी साथी नहीं है जो क्रिसमस हमारे साथ मना सके, कि इस क्रिसमस के अवसर के लिए हमारा कोई भी साथी नहीं है, कोई भी हमारे साथ नहीं है। नाउ कम अलोंग विथ मी, अब चलो मेरे साथ चलो, है ना, अलोंग विथ का मतलब होता है साथ, मेरे साथ में चलो। एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर, और चल करके हमारी मदद करो, हमारी सहायता करो, हमारी हेल्प करो, ताकि क्रिसमस के अवसर पर जो खाना बनाया है उसे जल्दी क्या किया जा सके, जल्दी से गायब किया जा सके। अ लिटिल फास्टर, थोड़ा जल्दी खाना खत्म किया जा सके। बट द स्ट्रेंजर सैड नो, लेकिन यहां पर भी जो स्ट्रेंजर है वो क्या कहता है, नो। नो मीन्स नो, नो एंड नो एंड अगेन नो। एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन, गिव इन का मतलब है हार मान जाना, समर्पण कर देना। तो यहां पर वह कहता है नहीं, नहीं और फिर से नहीं। आयरन मास्टर देखता है कि अब उसे हार मान लेनी चाहिए, उसे गिव इन कर देना चाहिए कि यार वो इतना कह रहा है कि उसे नहीं जाना है या वो नहीं जाना चाहता, तो उस पर जबरदस्ती, फिर उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, नहीं जाना, नहीं जाना, यहां रहना, यहां। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेहल, अब देखो पहले उसने उसको किस नाम से पुकारा था, किसी और नाम से पुकारा था, लेकिन ध्यान रखना उस व्यक्ति का जिस दोस्त के रूप में वह उसे गलत पहचान रहा है, वो किसको, उसको गलती से कौन पहचान रहा है, कैप्टन वॉन स्टेहल के रूप में पहचान रहा है। तो इट लुक्स एज दो, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, जबकि वॉन स्टेहल प्रिफर टू स्टे विथ यू टुनाइट। स्टेजन स्ट्रॉम, तो स्टेजन स्ट्रॉम एक व्यक्ति का नाम है, तो स्टेजन स्ट्रॉम तुम्हारे साथ ही आज कैप्टन वॉन स्टेहल रात को यहीं ठहरने वाले हैं। ही सेड टू द मास्टर, उसने आयरन मास्टर से कहा,
मास्टर ब्लैकस्मिथ से कहा सॉरी, एंड टर्न्ड ऑन हिज हील, और पैरों पर अचानक पीछे की तरफ मुड़ा, बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि ये जो आयरन स्मिथ है, यानी कि ये पूरी मिल का जो मालिक है, ये अपने मन में ही खुद हंसता है। एज ही वेंट अवे, जैसे हंसते हंसते वो वहां से चला जाता है। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, और ब्लैक स्मिथ जो उसे अच्छे से जानता है, अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, और ये बात वो अच्छी तरीके से समझ गया कि उसने अपने अंतिम शब्द अभी तक नहीं कहे हैं। यानी कि भैया ये घर तो चला गया, लेकिन वास्तविकता में इसके दिमाग में भी और कुछ खुरापात चल रही है। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर, मतलब आधे घंटे का भी टाइम नहीं लगा, आधा घंटा होने से पहले ही दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरियज, उन्होंने एक वाहन का एक आवाज सुनी, व्हील्स, वाहन के पहियों की, आउटसाइड बाहर, द फॉर्ज, यानी कि जो मिल थी, मिल के बाहर उन्हें पहियों की गाड़ी के पहियों की आवाज आई। एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया अतिथि अंदर आया। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस बार यह अतिथि वो आयरन मास्टर नहीं था। कौन था? ही हैड सेंट हिज डॉटर, अपारेंटली, ध्यान रखना मैंने बताया था, शी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ आवर स्टोरी, एडला विल्मेंसन। ठीक है, ये हमारी इस कहानी की सबसे मतलब पेडलर जो है, पेडलर के बाद ये घुमक्कड़ व्यक्ति जो है, इसके बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चरित्र अगर इस पूरी कहानी में कोई है तो वो एडला विल्मेंसन है, ध्यान रखना। ठीक है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस स्टोरी का। अपारेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन देन ही हिमसेल्फ, और आयरन मास्टर जो था उसने अपनी बेटी को भेजा था, अपारेंटली स्पष्ट रूप से वह ये आशा कर रहा था, उम्मीद कर रहा था कि उसके पास बेहतर शक्तियां होंगी, बेहतर पावर होंगी, परसुएशन का मतलब राजी करना, मनाना, देन ही हिमसेल्फ, यानी उसमें इतनी अच्छी शक्तियां नहीं है, इतनी अच्छी पावर नहीं है कि वो अपने पुराने साथी को मनाकर घर ले जा सके। लेकिन उसको लगता था कि भाई मेरी बेटी में वो शक्ति बहुत अच्छी है कि भाई वो किसी को भी मना लेती है, किसी भी काम के लिए उसको राजी कर लेती है। ठीक है, तो ऐसा वो वहां पर विचार करता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू टुमारो, टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। कल मिलते हैं और पूरे जोश और जुनून के साथ आना, कल इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ओके, बाय, सी यू।